शुभ संध्या। उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइव आ चुके होंगे। कल आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए खेद है। कल थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी और कभी कभी हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती जो अपने बस में नहीं होती हैं, उस वजह से भागना पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात समझ में आती होगी। आज स्थिति और स्थान दोनों में परिवर्तन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। गुड इवनिंग। अभी तक के जो सेक्शन 299 और 300 के साथ हमारे आपके जो डिस्कशन हुए हैं, उस डिस्कशन में मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि अगर किसी भी तरह की कोई आप में कन्फ्यूज़न है, कोई परेशानी है, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के आते हैं, लेकिन यकीन जानिए उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और आपके आंसर को बराबर विजुलाइज करते रहते हैं जितने भी टीचर उस ग्रुप में हैं, लेकिन आंसर जो है वो इसलिए ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि उसके आंसर आप में से ही किसी के आएँ। सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है? मैं आपको प्रॉपरली मैं सुनाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज़ साफ़ सुथरी आपको सब मिल रही है? मुझे ये बता दें, इसका रिप्लाई दे दें, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली मिल रही है। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। चलो, तो उन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वो ना दिए जाने के पीछे एक और वजह होती है कि आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें। देखो साथियों, बच्चों, दोस्तों, जो भी आपको मैं वर्ड बोलूं, वास्तविकता जो होती है वो ये होती है कि अगर सिर्फ डेटा चाहिए आपको, ठीक है, तो डेटा इंटरनेट पे भरमार है, हर एक क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ, हर केस से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस भी है, डेटा भरमार पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास किताबें पर्याप्त हैं। समस्या जो होती है वो सिर्फ ये होती है कि कभी कभी हम स्वयं थोड़े लापरवाह हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ किसी की ज़रूरत पड़ती है जो हमें कुछ चीज़ें समझा सके, तो दिक्कतें होती हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए। आपका जीवन जो है वास्तव में आप उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, आप सफलता चाहते हैं। इस सफलता के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर वो जुनून आपके अंदर आ गया तो आपको किसी अध्यापक, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी की है और हमेशा सेल्फ स्टडी को मैं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि जितना समय आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में, वहाँ के क्लासेस को मैनेज करने में, या फिर वहाँ जो आपकी मित्रता संगति बनेगी उसमें जो टाइम आपका किल होगा, वो कहीं ज़्यादा बेहतर आप अपनी किताबों के साथ उतना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जुनून पैदा करिए, बाकी और कुछ नहीं। जिस दिन आपके अंदर वो जुनून हो जाएगा, आपको किसी टीचर और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ किताबों में है, हर कुछ आपके साथ है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ 299 और 300 इसका एक रफ फिगर तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। और जो रफ फिगर है उसे फेयर जो है वो आप अपनी किताबों के साथ खुद बैठ के जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी पढ़ा दे, कोई सॉल्यूशन बना के आपको घोल के नहीं पिला सकता। आज जो आपके साथ डिस्कस करना था वो डिस्कशन था सेक्शन 300 में जो 5 एक्सेप्शंस हैं, उन 5 अपवादों के बारे में बात करना था। पुरानी चीज़ों को रिकैप करना चाहता हूँ। रिकैप करने का मतलब ये है कि दोहराना चाहता हूँ। कोई भी मानव अगर किसी अन्य मानव की मृत्यु कारित करता है
तो वाजिब सी बात है ऐसी मृत्यु मानव वध होगी। अब मानव वध जो होगा उसको हम, अगर वो मानव वध सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 95 तक में कहीं मैनेज हो रहा है तो वो मानव वध आपराधिक मानव वध नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से सेक्शन 96 से लेके 106 तक में कहीं हो रहा है तो भी वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों खंडों से बाहर अगर किसी मानव की हत्या हो रही है, सॉरी डेथ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी डेथ जो हो रही है वो फिर आपराधिक मानव वध हो जाएगी धारा 299 में। अब धारा 299 में आने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि क्या जो धारा 300 में 4 कंडीशन बताई गई हैं, क्या चारों में से कोई भी एक कंडीशन वहां फिट बैठ रही है। अगर वो बैठ रही है तो फिर 299 से निकाल के उसे हम 300 में लेके चले जाएंगे और उसे हत्या के लिए दंडित करेंगे। लेकिन अगर वो 300 में नहीं आ रहा है, और 300 में क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे जो 5 अपवाद हैं आपके, ठीक है, ये 5 अपवाद वहां प्रिवेल करते हैं। अगर 5 में से कोई भी एक अपवाद वहां काम करना किया तो वो 300 में से हट के फिर से 299 में चला जाएगा, ठीक है। आज हम उन्हीं 5 अपवादों के बारे में आपसे बात करेंगे और मेंस में इस पे खूब सवाल पूछे जाते हैं। मैंने जितने पेपर देखे हैं अनसॉल्व वगैरह मैंने क्रॉस चेक की है तो इसमें से खूब सवाल पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा धारा 299 और 300 में अंतर बताइए और जो प्रोवोकेशन है उसमें क्या उसके नियम है, क्या उसका विस्तार है, उसको स्पष्ट करें। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती है। आप भी उठा के पेपर देखोगे तो आपको भी सफिशिएंट ये मिलेगा। तो आज आपके साथ धारा 300 के 5 अपवाद को समराइज करते हुए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 5 अपवाद जो हैं, इन 5 अपवाद के पीछे जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो है वो कॉन्सेप्ट पहली तो यूटिलिटी की बात होती है, ठीक है, युक्तियुक्तता, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज जो काम करती है वो मानवीय आधार, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जो है। इन 2 कंडीशन पे कोई मैटर अगर 299 से शिफ्ट होके 300 में आ गया तो वहां पर भी उसको वापस 299 में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों? क्योंकि या तो ये इतनी युक्तियुक्तता है और या तो फिर मानवीय आधार होते हैं। यही 2 बेसिक ग्राउंड है, इसके पीछे की फिलॉसफी जो है वो यही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो इसका अपवाद है जिसको हम प्रोवोकेशन के नाम से जानते हैं, प्रकोपन के नाम से जानते हैं। वो प्रकोपन जो है वो अगर हम प्रकोपन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि प्रकोपन का अपवाद जो है वो हत्या के अपराध को पूरी तरह से एग्जम्प्टेड नहीं करता है, ठीक है। ये केवल दंड की मात्रा, पनिशमेंट जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। कभी कभी जो 299 में गिरा देता है प्रकोपन, ठीक है, या कभी कभी बहुत ज्यादा तीव्र प्रकोपन है तो उसमें भी चीजें और सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है। तो केवल ये दंड की मात्रा को कम करने के काम आता है। इंग्लिश लॉ में जो ब्रिटेन का इंग्लिश लॉ है, आप देखते होंगे मैं कम चीजें कोशिश करता हूं कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के साथ आपको कंपेयर कर दूं। और जब कभी आप अपने आंसर को अपनी एग्जाम की उस कॉपी पे जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है, उस कॉपी पे अगर कभी आप इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ दोनों को अगर मेंशन करके आएंगे तो निसंदेह आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए इंग्लिश लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि छोटे पिटी ऑफेंसेस जो होते हैं, उन पिटी ऑफेंसेस में प्रोवोकेशन का कोई रोल नहीं होता, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्रोवोकेशन जो है, जैसे इंडियन लॉ में जो है, इंडियन लॉ में जब ऑफेंस जस्टिफाई किया जाता है, यानी कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो ट्रायल के समय ही प्रकोपन, प्रोवोकेशन को जो है वो 300 से 299 में शिफ्ट कर देता है,
मेरी बात को समझिएगा, ट्रायल के समय ही, जब अगर 300 का ट्रायल चल रहा है, उस समय ही वो प्रकोपन अगर साबित हो गया तो वो 299 में आपको शिफ्ट कर देगा। लेकिन ब्रिटिश लॉ यानी इंग्लिश लॉ में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये 299 और 300 में कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेगा। केवल और केवल जब पनिशमेंट निर्धारित की जाएगी, दंड निर्धारित किया जाएगा, तो वहां दंड की मात्रा को रिड्यूस करने के काम आता है। दोनों में अंतर है, ठीक है। भले किसी मामले में 10 साल की सजा यहां भी मिले, 10 साल की सजा वहां भी मिले, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि जो डिसीजन हो रहा है उसमें किस ऑफेंस के आप अपराधी बनाए जा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे ब्रिटिश की मैटर में हम बात करें इंग्लिश लॉ में, तो हम 300 में ही रहेंगे, लेकिन प्रकोपन के कारण हमारी पनिशमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक, इंग्लिश लॉ में। लेकिन इंडियन लॉ में क्या है, 300 में अगर प्रकोपन साबित हो गया तो वो 299 में शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है इंग्लिश लॉ और ब्रिटिश लॉ में। और दूसरी चीज ये है, वो ये है कि दूसरी चीज जो है वो ये कि प्रकोपन जो है यानी प्रोवोकेशन जो है वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड नहीं किया जाता। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ लीजिए। प्रोवोकेशन का मतलब ये होता है अत्यधिक किसी बात को लेके अत्यधिक गंभीर हो जाना, अचानक आवेग आ जाना, ऐसा आवेग जो स्वयं को नियंत्रण से बाहर कर दे। अब जो लोग रेगुलर मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो जरा याद करें, जब मैं सेक्शन 83 पढ़ा रहा था, ठीक है, 83 पढ़ा रहा था, तो 83 के समय भी मैंने आपसे कहा था आवेग, इम्पल्स, ठीक है, ऐसे आवेग, ऐसे इम्पल्स जिसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता। चित्त विकृति क्या है, अब गौर करिए, उस समय भी मैंने इस बात का आपके साथ डिस्कस किया था, उस समय भी मैंने ये बात उठाई थी, ठीक है। तो आवेग जो है वो एक तरह से दिमाग का, माइंड का अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाना, यही तो आवेग है। और जब व्यक्ति चित्त विकृत होता है उस समय क्या होता है, अनसाउंड माइंड जिसको आप कहते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय भी तो सेम कंडीशन यही होती है। उस समय भी व्यक्ति जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में एक डिफरेंस जो है वो ये है कि वहां मस्तिष्क, वहां कहां, सेक्शन 83 में मस्तिष्क इस योग्य ही नहीं रहता कि किसी तरह का आशय, इंटेंशन क्रिएट कर सके, ब्रेन उस कंडीशन में नहीं रहता। लेकिन जो आपका प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन में ब्रेन के पास ठीक है, प्रोवोकेशन में ब्रेन के पास वो कंडीशन होती है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके और इंटेंशन क्रिएट कर सके, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो ये है कि अगर हम आवेग या प्रोवोकेशन को हम जस्टिफाई कर दें, हम ये कह दें कि ठीक है भैया, जो आवेग में अगर कोई हत्या हो जा रही है तो हम उसको माफ कर देंगे, तो क्या होगा, हर व्यक्ति ये एक्सेप्शन या ये बात अपनी प्ली में कहने लगेगा कि मैं आवेग में आ गया था, मैं गुस्से में आ गया था, मैं प्रकोपित हो गया था, ठीक है। और प्रकोपन का यानी प्रोवोकेशन का कोई लेवल तो होता नहीं है। हो सकता है आप जो है वो एक थप्पड़ मैं आपको मार दूं तो हो सकता है आप उतने में प्रकोपित हो जाएं, प्रोवोकेशन आपके अंदर आ जाए, और या हो सकता है कि किसी को एक चुटकी काट दो तो उसमें वो प्रकोपित हो जाए। तो इसका कोई लिमिट सेट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे पूरी तरह से एग्जम्प्टेड नहीं किया गया है। अगर पूरी तरह से एग्जम्प्टेड कर दिया जाता तो जैसे कि और सारे हमारे अपवाद हैं जो हम शुरू में पढ़ते हैं, सेक्शन 82, 83, 84, 85, 86 ये सब पढ़ते हैं, तो उस तरह से इसको वहां नहीं रखा गया है। यही वजह है, क्योंकि एक तो ये है कि इसका लेवल डिसाइड नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि प्रकोपन के आधार पे
गुस्से के आधार पे, आवेग के आधार पे हम मानव जीवन के मूल्य को हम बदल नहीं सकते। हमें ये सोचना चाहिए कि मानव का जीवन जो है वो अमूल्य है और उसका आदर करना चाहिए, इस वजह से इसे वहां नहीं रखा गया है। फिर जो पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कोई व्यक्ति जो है उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी और उसे धारा 300 में बुक किया गया। अब अगर वो धारा 300 का अपवाद नंबर 1 साबित कर देता है तो उस अपवाद के साबित होने पर उसको जो दंड दिया जाएगा, यानी वो 300 में एग्जम्पशन हो गया, उसको अपवाद उसे मिल गया, अपवाद का फायदा मिल गया, तो उसको जो दंड दिया जाता है वो इसलिए भी जरूरी है कि वो व्यक्ति अपने आवेग को, अपने वो गुस्से और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका और नियंत्रण से बाहर जाने के कारण उसने ऐसा कार्य किया, तो उस आवेग के लिए भी उसे दंडित किया जाता है। जी बिल्कुल सही। अब जो इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एसेंशियल है कह सकते हैं, तो एसेंशियल क्या है वो आप समझ लें। कोल्ड हो गया ऐसा लग रहा था कि हाँ चलिए। तो आवेग के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं जिसको हम इसका एसेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट जो होगा वो ये है कि जो आवेग है या प्रकोपन है या प्रोवोकेशन जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त होने का मतलब ये है कि जो एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति, एक सामान्य चिंतनशील व्यक्ति जो है उसे जस्टिफाई कर सके। कैसे? मैंने आपको एक हल्के से थपकी लगाई, आप गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के कारण आपने बगल से रखा हुआ एक चाकू उठाया और मेरे पेट में डाल दिया। तो ये लॉजिकली नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। तो प्रकोपन या प्रोवोकेशन जो है वो युक्ति युक्त होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, पहली चीज। ठीक, एक तो ये। दूसरा ये है कि प्रयोग की गई जो हिंसा है, ठीक है, वो हिंसा जो है वो प्रकोपन के अनुरूप होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे एक चाटा मारा और मैंने बदले में चाकू उठा के आपके पेट में डाल दिया, तो इन दोनों का कोई रिलेवेंसी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि थप्पड़, एक चपत गाल पे लगाना, ये एक हो सकता है स्नेहवश हो, ठीक है, या हो सकता है अगर स्नेहवश नहीं है तो भी क्या दिक्कत हो सकती है, आपको सिर्फ उपहति हो सकती है, सिंपल हर्ट हो सकती है, लेकिन आपने उसके बदले में कितना रेजिस्टेंट किया। ठीक है, रेजिस्टेंट का लेवल जो है वो और जो काम किया गया है वो, उन दोनों में एक उचित रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर उचित रिलेवेंसी नहीं है तो फिर यानी प्रकोपन का हमें बेनिफिट नहीं होगा, प्रकोपन की प्रोवोकेशन की कैटेगरी में ये नहीं जाएगा। अब अगला जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो मृत्यु कारित की जा रही है, प्रकोपन के अंतर्गत जो मृत्यु कारित की जा रही है, उस प्रकोपन और मृत्यु के बीच में समय कितना बीत रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सेक्शन 82 में एक केस बताया था। एक केस में ये बताया था कि उल्ला महापात्रा का एक केस मैंने आपको बताया था। उल्ला महापात्रा के केस में ये था कि एक बच्ची जो है जिसकी आयु जो है वो 11 वर्ष की थी, उसके ससुर ने और पति ने उसको डांटा और पति ने उसकी पिटाई की। ठीक है, पिटाई करने के बाद रात में वो दोनों, ससुर और पति दोनों सो गए और सोने के बाद उस 11 वर्ष की बालिका ने एक चाकू उठाया और चाकू से दोनों पति और ससुर दोनों की गर्दन रेत दी। तो अगर हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये घटना तुरंत हुई होती
पिटाई और डांट के तुरंत बाद अगर ये काम हुआ होता तो इस मामले को हो सकता है प्रकोपन में हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो समय अंतराल हो गया, ये समय अंतराल प्रकोपन के लिए, उस प्रकोपन को शांत करने के लिए, उस प्रोवोकेशन के इम्पल्स से बाहर निकलने के लिए अगर आपको पर्याप्त समय मिल गया है तो ये माना जाएगा कि तब आप धारा 300 के अपवाद नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 का बेनिफिट आप नहीं निकाल सकते। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, केस का नाम मिसिंग है। एक पत्नी ने अपने पति से झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद थाली उठा के पति के चेहरे पे फेंक दी। ठीक है, अब पति के चेहरे पे थाली जब आके लगी तो थाली उसके नाक पे लगी और नाक पे लगने ठीक है, ये थाली जो है उसके नाक पे आके लगी और उसे तीव्र मतलब चोट लगने के कारण बड़ा तीव्र आवेग आया और इस आवेग में आकर उसने अपनी पत्नी को गले से दबा के कस के दबा दिया। सडन, तुरंत, बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन का अंतर नहीं हुआ। तो यहां जो कार्य किया गया उसे धारा 300 के अपवाद नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 प्रोवोकेशन में कंसिडरेशन मिल जाएगा, उसे यहां बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीव्र और अचानक प्रकोपन था, इतना प्रकोपन के बीच में समय नहीं था। किया गया कार्य जो मृत्यु कारित कर रहा है और जो प्रोवोकेशन वाला जो एक्ट है वो, उन दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। जहां अगर टाइम ड्यूरेशन आ गया तो फिर हमारे ये अभी आगे आपको बताऊंगा, तो वो प्री प्लान हो जाएगा और प्री प्लान हो जाना अगर हम इसको फिर 300 से बचा के 299 कर देंगे तो अपने आप न्याय की हत्या होगी। ठीक है, तो समय जो है वो बहुत ही इसमें कीमती होगा, जिसको रैपिडली प्रोवोकेशन, रैपिड एक्शन या अनैच्छिक परिवर्ती प्रतिक्रिया, बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। किसी ने आपकी तरफ मतलब ऐसा कोई रिएक्ट किया बदले में, जैसे मैं कोई चीज आपकी तरफ फेंकूं तो आपकी आंखें सडन से अचानक से खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, तो क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा कुछ हो जो अचानक से रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दे, तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्रकोपन के अंदर कंसीडर किया जाएगा, प्रोवोकेशन में वो कंसिडरेबल होगा। अभी मैंने आपसे यही बात कही, प्रकोपन जो है वो गंभीर होना चाहिए और अचानक होना चाहिए, सडन होना चाहिए, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल होगा वो है कि शांत होने का समय। वो भी मैंने आपसे कहा कि अगर टाइम ड्यूरेशन बीच में बीत गया और उस ड्यूरेशन में आपको ये अवसर मिल जाता है कि आप उस प्रोवोकेशन की कंडीशन से बाहर निकल सकते थे। जैसे एक केस है, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को, जब वो खेत में गया था, ठीक है, अब आपसे उम्मीद करता हूं कि इस केस का नाम तब तक मेरी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाना चाहिए। एस एन मिश्रा सर की किताब में ये वो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन। एक व्यक्ति जो है वो खेत में जाता है काम करने के लिए और खेत से जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ एडल्ट्री की एक्टिविटीज में बिजी है। ठीक है, अब वो आव देखता है ना ताव देखता है, वो गणासा उठाता है और गणासा उठा के वार कर देता है। तो ये क्या है, ये प्रकोपन जो है वो सडन है, अचानक है और इस लेवल का है। भाई हमारे यहाँ जो हमारी यस स्वाति बल्कू वर्सेस एम्परर, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो है, जैसे हमारे यहाँ जो धार्मिक कह सकते हो या इमोशनली टच जो होता है, तो पत्नी है, माँ है, बहन है, ठीक है, ये वो रिश्ते होते हैं, बेटी है, ये वो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत इमोशनली टच्ड होते हैं। ठीक है, और इस तरह की कंडीशन में अगर कोई इस तरह के व्यभिचार या इस तरह की एक्टिविटी देखता है तो वाजिब सी बात है कि वो अपने आपे से बाहर निकल सकता है। एक और केस है,
इस केस में एक व्यक्ति जो है वो अपनी बहन का किसी के साथ प्रेम संबंध के बारे में उसे पता चलता है, ठीक है, और एक दिन उसे ऐसी जानकारी होती है कि वो उसकी बहन जो है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। अब वो व्यक्ति जो है वो अपनी बहन का पीछा करता है और अपने साथ एक खतरनाक धारदार हथियार लेके जाता है। पीछा करते हुए वो ऐसी स्थिति पे उस जगह पे पहुंचता है जहां उसकी बहन और उसका प्रेमी आपस में मिलते हैं। अब ये व्यक्ति जो पीछा कर रहा था, इसने उस धारदार हथियार से उस युवक की हत्या कर दी। जब मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट में उसने इसी प्रकोपन प्रोवोकेशन का सहारा लिया और ये कहा कि मैं उस स्थिति को देखकर इतना ज़्यादा आवेग में आ गया, इतना ज़्यादा प्रोवोकेशन में आ गया कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हत्या कर दी। जो ढूंढना चाह रहे हैं वो ये भी ढूंढ ले, एस एन मिश्रा सर की किताब में ये भी केस है, ठीक है, और इसका नाम ढूंढ के बताइएगा, ठीक। यहाँ इस मैटर में जो प्रोवोकेशन था वो प्रोवोकेशन सडन नहीं था, ठीक है, इमीडिएट जनरेटेड नहीं था, पहले से प्री प्लान था और प्री प्लान होने की वजह से टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाने की वजह से इसे 300 के अपवाद 1 का फायदा नहीं मिला और हत्या के लिए दंडित किया गया, ठीक है। अब एक और एसेंशियल इसमें बचता है, वो ये है कि अगर जिसने प्रकोपित किया है, जिसने प्रोवोकेशन दिया है, ठीक है, अगर उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को, ठीक है, भूल से या दुर्घटनावश, अभी मैं आपसे साथ जब सेक्शन 301 पढ़ाऊंगा तो वहां भी इस चीज का आपको उल्लेख मिलेगा। आपने मुझे प्रकोपित किया, मुझे अचानक बहुत तेजी से गुस्सा दिलाया, ठीक है, और उस गुस्से में मैंने करना तो आप पे प्रहार चाहा, लेकिन गलती से वो प्रहार आपको न लग के किसी अन्य व्यक्ति को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो ये जो घटना है, इस तरह के एक्ट हैं, इनमें भूल या दुर्भाग्य ये जो है वो जरूरी होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, यानी मृत्यु होनी चाहिए, डेथ कॉज होनी चाहिए। पहली चीज, डेथ जो है वो सडन और बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन में होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने प्रकोपित किया है उस व्यक्ति से इतर यानी उससे अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, और ऐसी मृत्यु भूल या दुर्घटना के कारण होनी है। तो आई होप इतना जो है वो आपका प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन खूब पूछा जाता है। आप उठा के पेपर देखोगे आप पेपर उठा के देखोगे तो प्रोवोकेशन आपको वहां मिलेगा। 1-2 साल के पेपर में आप देखोगे तो या तो आपको एमसीक्यू में खूब सारा मिल जाएगा, ठीक है, तो या तो एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा, और एमसीक्यू में नहीं है तो आपके मेंस के क्वेश्चन में अगर 299 300 आ रहा है तो उसमें आपको ये सेक्शन जरूर मिलेगा। अब इसी प्रकोपन में ये जो पहला पार्ट, पहले 300 हो गया, 300 में उसके 4 हिस्से हो गए। समझिएगा, आपको एक सिनॉप्सिस भी एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। सेक्शन 300 हो गया, सेक्शन 300 के 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब सेक्शन 300 में 5 अपवाद हैं। सेक्शन 300 इसमें 5 अपवाद हैं, ठीक है। इसमें पहला अपवाद जो प्रकोपन है, इस प्रकोपन के अपवाद में भी आपके पास 3 जो हैं वो इसके परंतुक हैं, प्रोविजो हैं, ठीक है। प्रोविजो नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि किसी की मृत्यु या वध के समय जो प्रकोपन हुआ है, जिससे आप प्रोवोकेट हुए हैं, वो इच्छित ना हो, सेल्फ मेड ना हो, ठीक है।
पहली जो परंतुक यानी प्रोविजो है वो ये है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने आपको, वही अभी हमने कहा कि हमने आपको ऐसे हल्के से थपकी मारी, आप बहुत गुस्सा हो गए, चाकू रखा था मेरे पेट में डाल दिया, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो हरकत की उससे मैं प्रकोपित हो गया और प्रकोपित होने के बाद मैंने इनकी हत्या कर दी। तो यहां पर ये जो आपने अपने आप को प्रोवोकेट बताया, ये प्रोवोकेशन जो है वो आपका इप्सित है, खुद से क्रिएट किया हुआ है, खुद जनरेट किया हुआ है। इस लेवल का नहीं था कि हाँ आप उससे किसी के मर्डर कर दें, किसी की हत्या कर दें, इस लेवल का नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, ये इप्सित मैंने खुद आपने जनरेट कर लिया। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है यानी स्वयं क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है, तो उस दशा में फिर आपको धारा 300 का अपवाद नंबर 1 का लाभ नहीं मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि प्रकोपन जो है यानी प्रोवोकेशन जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध है जो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अपनी ड्यूटी को इंपोज कर रहा है। उसके खिलाफ अगर आपने अपना प्रकोपन, अपना प्रोवोकेशन दिखाया तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक पुलिस अधिकारी आता है, ठीक है, और उस पुलिस अधिकारी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मोड़ दिया, पीछे कर दिया, और उसको हथकड़ी लगा के या रस्सियों से बांध के या किसी तरह से उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। अब आपका हाथ मुड़ गया, आप बहुत गुस्से में आ गए, आप प्रोवोक हो गए, और आपने बगल में पड़ी हुई चाकू उठाई और चाकू उसके पेट में डाल दी या उसका गला काट दिया। तो अब आप सोचिए कि आपका हाथ मोड़ दिया गया, बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ आपको, नो डाउट बहुत पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने एक विधि युक्त व्यक्ति जो अपने विधिक कार्यों की पूर्ति कर रहा है, उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर आपने अपना प्रकोपन दिखाया है, तो यहाँ आपको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो जुड़े हैं उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि पुलिस अधिकारी को हाथ मोड़ के गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता है। तो उसमें भी आपको पता है, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो उसमें है कि युक्त बल का प्रयोग करके गिरफ्तार किया जाता है। अब ये युक्त रिजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सब जादुई मैजिकल वर्ड हैं जो विधि के छात्र अक्सर पढ़ते हैं। और ये युक्तता, रिजनेबल और बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे वर्ड जो हैं परिस्थिति अनुसार, ये सब जो हैं ये सरकम ट्रांसफर्स पर डिपेंड करते हैं जैसी परिस्थिति हो। तो हाथ आप अगर पहले से गिरफ्तारी अपनी दे दो, आप अपने आप को सुपुर्द कर दो, तो आपका हाथ नहीं मोड़ा जाएगा। लेकिन आप अपने आप को सुपुर्द नहीं कर रहे हो तो पुलिस अधिकारी बल का प्रयोग करेगा। ठीक। और तीसरा ये है कि किसी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्ण तरीके से अगर कोई चीज प्रयोग की जा रही है तो उसके खिलाफ भी आप प्रकोपन की बात नहीं कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, आपने क्या किया, आपने उसको एक मुक्का मारने की कोशिश की, ठीक है, और उसने आप मुक्का मारते समय आपके हाथ को पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ लिया आप प्रकोपन में आ गए, आप गुस्से में आ गए, ठीक है, और गुस्से में आने के बाद आपने कहा कि ये तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत तीव्र आवेग आया, गुस्सा आया, और उस गुस्से के कारण मैंने इसको मार दिया, चाकू भोंक दिया वगैरह वगैरह। तो प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस जो होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अधिकार का प्रयोग जहां होता है तो वो लिमिटेशन के अंदर प्रयोग होना चाहिए, लिमिटेशन के बाहर उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और राइट टू उस प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल करते समय अगर दूसरा व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है, प्रोवोकेशन उसको हो जाता है, और अगर तब वो किसी की हत्या या इस तरह का कर देता है, तो उसे
धारा 500 के अपवाद नंबर धारा 300 के अपवाद नंबर 1 का फायदा उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद आ जाते हैं अपवाद नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो साफ तौर से बात करता है, पहला जो है वो प्रोवोकेशन की बात करता है और दूसरा जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। वही अभी मैंने जो बात कही है उसी बात को थोड़ा सा और विस्तारित कर देते हैं। जहां कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है और उस अधिकार के प्रयोग करते समय अगर उसने अधिकार का अतिक्रमण कर लिया है, ठीक है, अधिकार का अतिक्रमण कर लिया है, तो उसे अधिकार का अतिक्रमण कर लिया है तो उस अधिकार के अतिक्रमण के फलस्वरूप, अब देखो ऐसे समझ लो, जब मैं आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ा रहा था, इस बात को यहीं रोक के इस बात पे आता हूं, तब मैंने आपसे कहा था राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था कि ये अधिकार जो है वो दंडित करने के लिए नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह से एक और स्टेटमेंट जो है वो ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो सोने के तराजू में नहीं तौला जा सकता कि एकदम एक्यूरेट आए। स्थिति है, परिस्थिति है, कभी उसका अतिक्रमण भी हो सकता है, कभी वो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और उस अधिकार के इस्तेमाल करते समय अगर वो अधिकार की सीमा को पार कर जाए, ठीक है, अधिकार की सीमा को पार कर जाए और पार करने पे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, समझिएगा इस बात को, अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उसने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वो उस अधिकार को इतना पार कर गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को क्रॉस कर जाने के कारण उसे धारा 300 में दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे 299 में ही रखा जाएगा। इसके लिए 2-3 एसेंशियल हैं। पहले एसेंशियल जो है वो ये है कि क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण हुआ। सबसे पहला सवाल ये देखा जाता है कि क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है उसका अतिक्रमण हुआ। अगर हाँ, जवाब में अगर मिलता है हाँ, तो ये देखा जाएगा कि क्या ये कार्य बोनाफाइडली किया गया है, सद्भाव पूर्वक किया गया है। ठीक है, अगर इसका जवाब मिलता है हाँ, ठीक है, फिर तीसरा है कि क्या आशय आवश्यक अपहानि से अधिक कारित करने का था, मतलब जितना हानि हमें करना था उससे ज्यादा हमने कर दिया, ऐसा इंटेंशन हमारे दिमाग में था। 3 बातें चेक की जाती हैं। पहली क्या है, पहली क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण हुआ है। अगर जवाब मिलता है हाँ, तो दूसरी चीज चेक की जाती है, दूसरी चेक ये की जाती है कि जो कार्य किया गया क्या वो बोनाफाइडली किया गया, सद्भाव में किया गया, नंबर 2। और तीसरी चीज, जितनी हानि की गई है क्या उतनी हानि करने का आशय पहले से था। अगर ये 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें हैं तो उस दशा में, ठीक है, अगर प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण किया गया, ठीक, सद्भाव पूर्वक किया गया, ठीक, और जितनी अपहानि की जानी थी उससे अधिक की गई, वो तो है ही है। क्या इसका आशय था। अगर आशय नहीं था तो हमें 300 के अपवाद नंबर 2 का फायदा मिलेगा। और अगर ये तीनों चीजों का नरेशन नेगेटिव आता है, क्या नेगेटिव आता है, पहला ये कि अतिक्रमण किया गया, तो ये दोनों जगह कंपल्शन है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया। अब वहां सद्भावना पूर्वक नहीं था, दंडित करने का इरादा था, तो बचाव नहीं मिलेगा, 300 में फॉल होगा। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि आशय, हमारा शुरू से ही आशय था कि हाँ ये हम इसको निपटाई दें, आज हम फैसला कर ही दें, हमारा शुरू से ही आशय था, तो हमें इस अपवाद का फायदा नहीं मिलेगा, हम 300 में ही फॉल करेंगे। जैसे एक
केस आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस और मर्डर में, ये केस कहाँ है मुझे दिमाग से स्किप हो रहा है। एक चोर जो है, ठीक है, वो एक दीवार में सेंध लगाकर घुसने का प्रयास करता है, ठीक है। एक चोर जो है दीवार में सेंध लगा के घर में घुसने का, हाउस ब्रेकिंग करके घर में घुसने का प्रयास करता है। उसी समय उसका शरीर जो है, अभी गर्दन सिर्फ निकली है, आधा धड़ उसका उस छेद में फंसा हुआ है और वो फंस गया है, निकल भी नहीं पा रहा है और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। उसी समय भवन का मालिक जो है, स्वामी जो है, वो उठ जाता है और उठने पर उस चोर को देखता है और एक कुदाल लेता है। कुदाल समझते होंगे, आगे नुकीला होता है, गड्ढे खोदने के काम आता है। एक कुदाल लेता है और कुदाल से उसके सर पर प्रहार करता है, ठीक है, सर पर प्रहार करता है, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुदाल से प्रहार किया गया, ये क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, क्योंकि चोर जो है वो घर में घुस रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रेसपास करेगा, अंदर आएगा, प्रॉपर्टी को लॉस करेगा, तो हम उसकी एक जगह हम पढ़ रखे हैं कि मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, है ना। अब यहां पे अभी मैंने 3 बातें जो आपको बताई, यही 3 बात आपको काम में आएगी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, नो डाउट, आपके मकान में घुस रहा है, उसको भगाने का, उसको हटाने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन पहला सवाल जो मैंने आपसे कहा कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिक्रमण किया गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इंक्रोचमेंट किया गया, तो नो डाउट इंक्रोचमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि चोर को आपने पढ़ा है, उतना बल का प्रयोग करें जिससे हम उस स्थिति से बाहर आ जाएं। तो अगर आप उसको डंडे से भी हटा देते या चोर आपको देख के खुद भाग जाता, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस अधिकार का अतिक्रमण किया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपने क्या कार्य सद्भावना पूर्वक किया? तो बिल्कुल नहीं, आपने कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं किया। आपने कुदाल ली, आपको पता है कुदाल जो है नुकीला है, इससे घातक चोटें आ सकती हैं, तो कार्य आपने सद्भावना पूर्वक नहीं किया। और आपने दंडित करने के उद्देश्य से उसके सर पर प्रहार किया, यानी आपका आशय था कि आज इसको निपटाई दें, तो यहाँ पे धारा 300 के अंतर्गत उसे दंडित किया गया, ना कि 299 या राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव उसे नहीं दिया गया, ठीक है। अब एक और वर्ड हमें जो यहाँ देखने को मिलता है, वही प्री प्लान, ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी अगर प्री प्लान अगर है कोई चीज, ठीक है, ऐसी परिस्थिति आपने क्रिएट कर दी, आपने ये दिमाग में रख लिया कि अगर मैं इसको ऐसे पीटूंगा तो ये बदले में मेरा हाथ पकड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा तो ये मेरा हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा तो फिर मैं इसको धक्का दूंगा, और धक्का देने के लिए उसने पीछे जो है वो काफी सारे पत्थर या नुकीले पदार्थ रख दिए हैं, जिससे वो गिरे और उसको गंभीर क्षति हो जाए। तो ये क्या किया आपने? पहले से प्लान बना लिया। तो अगर घटना या घटना का क्रम प्री प्लान है, तो प्री प्लान होने के बाद भी अगर आप सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में उसे लेके आ रहे हैं, चूंकि प्री प्लान आपने कर लिया है, इसलिए आपको प्री प्लान होने के कारण धारा 300 के अपवाद नंबर 2 का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। एक्सेप्शन नंबर जो 3 है वो लोक सेवक का सख्ती से परे कार्य, यानी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर से ज्यादा कार्य कर रहा है, यानी जो शक्तियां हैं उस शक्ति को इंक्रोच करके कोई कार्य कर रहा है, और उस कार्य को करते समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है, तो उसे धारा 300 में दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे धारा 299 का लाभ दिया जाएगा, यानी अपवाद नंबर 3 का। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है, और वो देख रहा है कि कोई भीड़ जो है
वो विधि विरुद्ध जमाव है और अब वो उत्तेजित हो गई है और संपत्तियों को वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, अपने सीनियर से उसका स्वयं का विवेक जो है वो ये कह रहा है कि ये संपत्ति जान और माल को नुकसान पहुंचा सकती है, ये विधि विरुद्ध जमाव। और अपने सीनियर से आदेश के बिना अगर वो भीड़ पर गोली चला देता है, ठीक है, तो सीनियर का आदेश जो है वो ऐसे मामले में बहुत उपयोगी होता है। ठीक, अगर अपने सीनियर के आदेश के बिना वो गोली चला देता है तो उसे मानव हत्या के लिए नहीं बल्कि 299 का उसे बचाव मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर उसने बगैर सावधान किए, बगैर सूचना दिए भीड़ को हट जाने के लिए तितिर बितिर हो जाने के आदेश के बिना ये काम किया है, तो फिर उसे इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, इस अपवाद का। लेकिन अगर एज पर रूल उसने ऐसा कार्य किया है और उसके जो अधिकारी हैं उनका आदेश का अभाव है, तो यहां पर उसको इस धारा का बचाव मिल सकता है। ठीक है, साफ सी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति यानी जो अभियुक्त है वो लोक सेवक होना चाहिए। और लोक सेवक की परिभाषा जो है आपकी धारा आईपीसी की धारा 21 में आपको बताई गई है। तो ऐसा व्यक्ति अभियुक्त लोक सेवक होना चाहिए, पहला एसेंशियल है। दूसरा एसेंशियल है कि लोक न्याय के आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक जस्टिस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उसने ऐसा कार्य किया हो। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट का फैक्ट है वो ये है कि कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। और जो मरा है, जो व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है, उससे कोई वैमनस्य यानी कोई द्वेष या कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर ये फैक्ट क्लियर हैं तो फिर उसे धारा 300 के अपवाद नंबर 3 का बचाव मिलेगा और उसे 300 में दंडित ना करके 299 में उसे दंडित किया जाएगा। चौथा अपवाद जो है वो है अचानक जनित झगड़ा, यानी अचानक से सडन कोई झगड़ा हो जाता है, पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, माइंडसेट नहीं था, अचानक से बात हुई और हाथापाई होने लगी। ठीक है, अक्सर आप लोग रोड पे सड़कों पे देखा करते होंगे। तो ये अचानक जनित झगड़ा जो होता है, अचानक से जो जनरेट हो जाता है, इस झगड़े में भी जो एसेंशियल इसमें देखे जाते हैं वो ये देखा जाता है कि कारित मृत्यु बिना पूर्व चिंतन के होनी चाहिए, पहले से प्लान नहीं होना चाहिए। ए की बी से दुश्मनी है, उसने ये पता किया कि बी जो है वो आज अमुक रास्ते से जाने वाला है, ए वहां पहुंच गया, कहा सुनी हो गई, कहा सुनी के बाद हाथापाई हो गई और हाथापाई के दौरान मृत्यु कारित हो गई। तो यहां धारा 300 का अपवाद नंबर 4 का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व चिंतन हो चुका है, प्री प्लान हो चुका है, चीजों के बारे में पहले से प्लानिंग हो गई है। और अगर प्लानिंग है तो बचाव नहीं मिलेगा, और अगर प्लानिंग नहीं है, अचानक से सडन से तुरंत झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति पे इसका बचाव मिल सकता है। फिर दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये जो अचानक जनित झगड़ा है, जो अचानक से सडन से जो क्रिएट हुआ है, उसमें बहुत तीव्र आवेग आ जाना चाहिए। ठीक है, तीव्र आवेग का मतलब यह है कि झगड़ा जो है वो द्वंद्व में हो जाए, हाथापाई में हो जाए, और हाथापाई के दौरान ऐसा आवेश क्रिएट हो जाए जिसमें कि मृत्यु कारित हो जाए। और चौथी चीज जो है वो ये है कि वो जो झगड़ा हुआ है वो मृतक से ही होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला झगड़ा आपका ए से हुआ और उस बीच में आपने सी को मार दिया, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है उसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अनुचित लाभ उठाने का आपका इंटेंशन ना हो, आशय जो है वो अनुचित लाभ उठाने का ना हो,
और जो कार्य है वो इतना क्रूएल, इतना क्रूरता भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अब पता चला कि हमने जो है वो ए नामक महिला के गले से जंजीर खींचनी चाहिए, उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के हमें उससे द्वंद्व हो गया, हाथापाई हो गई और उस बीच में उसने पत्थर उठा के हमारे सर पे मार दिया। ठीक है, तो यहाँ जो अनुचित है, या मैंने वो पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया, तो यहाँ अनुचित लाभ इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इसके 3-4 फैक्ट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये अपवाद नंबर 4 और अपवाद नंबर 1, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इनमें कंफ्यूज हो जाएं कि दोनों तो एक जैसे लगते हैं, यानी पूर्व चिंतन, प्री प्लान, और वहाँ पहले में आवेग, प्रोवोकेशन, वहाँ भी दिमाग जो है वो अचानक से गर्म हो जा रहा है, और यहाँ अचानक झगड़े में भी आपका अचानक से दिमाग गर्म हो जा रहा है। तो दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस जो है वो ये है कि पहले वाले में, फर्स्ट वाले प्रोवोकेशन में, आदमी आत्म संयम से एकदम बाहर निकल जाता है। मतलब इतना ज्यादा उसको क्रोध होता है कि उसको बिल्कुल होशो हवास नहीं रहता है कि वो क्या करने जा रहा है, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, प्रोवोकेशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पहली प्रोवोकेशन में ये कंडीशन होती है, लेकिन अपवाद में 4 में अचानक जनित झगड़े में जो होता है वो आवेग जो है वो मस्तिष्क पर और स्वास्थ्य पर, यानी आपके जो शरीर की जो एक्टिविटी है उस पे प्रभाव डालता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, दोनों अलग है अपने आप में। और लास्ट जो है आपका सम्मति, कंसेंट। अपवाद 5 जो है वो आपका एक्सेप्शन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि अगर 2 व्यक्ति, ठीक है, आपस में सहमति से, सम्मति है, कंसेंट है उनकी, और कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है, ऐसी स्थिति में अगर उसकी मृत्यु कारित की जा रही है तो मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति जो है वो धारा 300 की बजाय धारा 299 में उसे दंडित किया जाएगा। देखिए, जब बहुत बड़े लेवल पे आप आएंगे, जब आपकी सोच और समझ बहुत विस्तृत हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि यही धारा 300 का अपवाद नंबर 5 जो है, एक्सेप्शन नंबर 5 जो है, यही कहीं ना कहीं पैसिव यूथनेसिया के पीछे का एक पैसिव यूथनेसिया के पीछे की एक वजह है। ठीक है, इसको आप बहुत थोड़ा सा जब फिलोसफिकल लेवल पे आप लेके जाएंगे तो वहां आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अभी जो हमारा यहाँ है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है, यहाँ ध्यान रखिएगा धारा 81-82 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 18 का मतलब है 18 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 19वें वर्ष में उसे लग जाना चाहिए। अगर वो पूरा 18 वर्ष का है या 18 साल 11 महीना 29 दिन का है तो उसे बचाव नहीं मिलेगा, उसे 18 कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति अगर अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देता है, और ऐसी सम्मति बिना किसी भय, किसी दबाव और बिना किसी अनुचित प्रभाव के है, तो ऐसी सम्मति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है तो धारा 300 लागू ना होकर धारा 299 या और भी जैसी सरकमस्टांसेस होगी वैसा लागू होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एसेंशियल इसके हैं ये जान लीजिए। मृतक की मृत्यु हो, जो मरा हो उसकी सहमति से हो। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक हो और स्वतंत्र सहमति हो। अब स्वतंत्र सहमति के लिए जैसे ही हम बात करते हैं वैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में चले जाइए, और कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 13 सम्मति, सेक्शन 14 स्वतंत्र सहमति, और उसके बाद से लेके पूरा का पूरा सेक्शन 19A तक ये जितना कुछ है वो स्वतंत्र सहमति के एसेंशियल हैं, इंग्रेडिएंट हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 14 से लेके सेक्शन
19A तक का जो पूरा पार्ट है, ये स्वतंत्र सहमति, ये सारी चीजें जो हैं वो उपस्थित होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज वहां अप्लाई हो रही है तो वो सम्मति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। एक केस में ए जो महिला है उससे उसका पति कहता है, उस महिला से उसका पति कहता है कि तुम मायके चली जाओ। पत्नी कहती है कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, तुम मुझे मार ही डालो, मैं मायके नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब पति को पता नहीं क्या सोची, उसने मार दिया। मार देने के बाद उस पे उसने धारा 300 के अपवाद एक्सेप्शन नंबर 5 का बेनिफिट लेना चाहा। तो कोर्ट ने इस पे ये डिसाइड किया कि ऐसी सम्मति, यानी जो मारने की जो सम्मति दी गई थी वो स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भय में और दबाव में थी कि तुम मायके चली जाओ। तब उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मुझे मार ही डालो। ठीक है, तो यहां जो मार डालने की कंसेंट दी जा रही थी वो सम्मति जो थी, जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, इसलिए धारा 300 के अपवाद नंबर 5 का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक और केस है, नाम ढूंढिएगा, ये सब केस में आपके दिमाग में अप्लाई कर देना, उनके नाम जरूर सर्च करिएगा। एक व्यक्ति जो है वो 10वीं कक्षा में कई बार फेल हो गया। ठीक है, आजकल तो कोविड में बच्चे ऐसे ही पास हो जा रहे हैं। ठीक, वो 10वीं में कई बार फेल हो गया और उसकी पत्नी जो थी वो काफी शिक्षित थी, तो उसे समाज में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब जब अगली बार भी उसका रिजल्ट जो है वो फेल हो गया, तो वो अपनी फेल हो जाने पे वो अपनी पत्नी के पास आया और उसने कहा कि ऐसा है कि अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, इतनी बार मैं फेल हो चुकी, अब मेरे जीने की इच्छा शेष नहीं रह गई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा है, तुमको मरना है तो उससे पहले मुझे मार दो, फिर तुम मरो। तो दोनों ने क्या किया, आत्महत्या का समझौता किया। अब पति ने पत्नी को मार दिया और जब वो स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था उस समय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इस केस में वो जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वो आत्महत्या की अपनी पूरी तैयारी, दशरथ पासवान, यस वेरी गुड जमशेद, वेरी गुड दशरथ पासवान। ठीक है, तो अब उस केस में उस स्थिति पे जब इसकी गिरफ्तारी हो गई और न्यायालय में मामला आया तो ये कहा गया कि पत्नी जो थी वो शिक्षित थी और उसने जो निर्णय दिया वो 18 वर्ष से अधिक थी, शिक्षित थी। उसने जो निर्णय दिया वो सामाजिक जो एक प्रेशर बन रहा था, जो लोक लाज थी, उस लोक लाज के बल के बिहाफ पर उसने ये अपना निर्णय दिया। तो कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को धारा 300 में दोषी न मानते हुए धारा 304 के सब क्लॉज 1 में अभियुक्त को दंडित किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके पांचों अपवाद जो हुए वो पूरे हुए। अपवाद पर जितने भी एक्सेप्शन है इनको जरूर लिखिएगा। मैं आपसे ये आदेश तो नहीं दे रहा हूं लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये वो पार्ट है, ये आपकी परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये परीक्षा में आपके जरूर मिलेगा। देखिए, एक्सेप्शन सौरभ ने पूछा है कि एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 में डिफरेंस। तो एक्सेप्शन नंबर 1 जो है वो प्रोवोकेशन की बात करता है। प्रोवोकेशन जो है वो मैंने आपसे बताया कि शुरू में मैंने आपसे ये बात कही कि हम जब किसी अपने नियर एंड डियर, ठीक है, नियर एंड डियर के साथ हम ऐसी स्थिति देखते हैं, ठीक है,
तो हमें आवेग होता है, हम प्रकोपन में आ जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पत्नी जो है वो किसी के साथ जारता के कृत्य में लगी हुई थी, तो उसने प्रकोपन में बल्कू के मामले में जैसे आपने देखा उसने मार दिया। तो ये जो है वो अपने नियर एंड डियर क्लोज व्यक्तियों के साथ इसके प्रकोपन की गुंजाइश ज्यादा होती है। लेकिन एक्सेप्शन नंबर 4 में जो है वो किसी के साथ भी आवेश जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक अजनबी व्यक्ति है, उससे भी आपका वो टकरा गया, आपसे कहा सुनी हो गई और कहा सुनी में अचानक आपका झगड़ा हो गया, उस झगड़े में हाथापाई हो गई, द्वंद्व हो गया, और द्वंद्व की स्थिति पे वो उसकी आपके हाथों उसकी मृत्यु कारित हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये अचानक जनित झगड़ा है, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई पूर्व चिंतन कार्य नहीं था, इस पे पहले से हमने सोचा नहीं था। तो सडन अचानक ये हुआ, और अपरिचित व्यक्ति या किसी के साथ भी ऐसा हम कर सकते हैं। तो वहां पर हमें धारा 300 के अपवाद नंबर 4 का हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन वहीं हम आप बात करें, प्रकोपन की बात करें, ठीक है, अब हम ये कहें कि ए का एक पड़ोसी है बी की पत्नी जो है वो जेड नामक युवक के साथ अनैतिक आचरण में लिप्त है, और ए को ये देख के प्रकोपन हो गया, प्रोवोकेशन हो गया, उसने जेड की हत्या कर दी। अब इसमें क्या रिलेवेंसी होगी बताओ भैया? भैया पत्नी वो बी की है, आपसे कोई मतलब नहीं है, पत्नी वो बी की है और वो जेड के साथ लिप्त है, पता नहीं बी की उसमें कंसेंट है या नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है? अब उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता चला कि हम वहां पहुंच गए, हमने निपटा दिया। तो क्या है डिफरेंस? ये है क्लोजनेस की बात है। एक्सेप्शन नंबर 1 जो है वो क्लोजनेस की बात करता है, और प्रकोपन जो है वो ऐसी स्थिति पे होता है। अब और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आपको कोई अनजान व्यक्ति जो है वो आप पर प्रहार कर रहा है, ठीक है, तो ये सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा, प्रकोपन में नहीं आएगा। तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है, वहां जो है वो क्लोजनेस को बताता है, और यहां जो है वो किसी भी व्यक्ति, ओपन फॉर ऑल, इन क्या है, रिम इन सोना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों पे लगेगा। ठीक है, होप सौरभ अभी क्लियर होगा। और कोई इस संदर्भ में आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट ये होगी कि इस क्वेश्चन को अब आप पूरी तरह से सेक्शन 299 और सेक्शन 300, अब इसमें शेष कुछ नहीं बचा मेरे एंड से। आपके एंड से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। और दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन को लिखिएगा जरूर, विश्वास मानिए परीक्षा में इसके साथ आपका साक्षात्कार जरूर होगा। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से जरूर होगा, और एपीओ के एग्जाम में तो ये एक मस्ट क्वेश्चन है, इसके बिना एपीओ का मेंस पूरा नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में उतार के रख लीजिए। ठीक है, एपीओ में इस क्वेश्चन के बिना आपकी मेंस की परीक्षा पूरी नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जहां इस क्वेश्चन के साथ आपको 2-2 4-4 करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूँगा कि देखो यार, बच्चे नहीं रह गए हो आप लोग कि आपको स्पून फीडिंग की जाए, आपको कहा जाए ये करो वो करो, वो समझदार हो गए हो। आप में से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2-4 साल में शादी के लायक हो गए होंगे, या ऐसे होंगे जो शादी कर चुके होंगे। ठीक है, तो भैया जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। अगर आपको नींद आ रही है और बढ़िया नींद आ रही है, मतलब आपकी जुनून में कमी है, आपके अंदर वो जुनून जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ। जब आप रात में सपने देखें और किताबों में पढ़ा हुआ चीज जो है
जो आपने पढ़ा है वो आपके सपनों में आने लगे। स्वप्न सुंदरी जो है वो ना आके किताबें अगर आपके सपनों में आने लगे और आप अचानक से उठें और किताब के किसी पन्ने को खोल के देखने लगे, तब आप जान लीजिए कि आपके अंदर अलख जग गई है। तब आप ये महसूस करिए कि हाँ, अब हम उस रास्ते पर निकल चुके हैं जहाँ सफलता हमारा इंतजार कर रही है। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तब तक साथियों, मित्रों, तब तक आप या तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने परिवार को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने माता पिता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने समाज, अपने परिवार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस बेवकूफ़ बनाने के प्रोसेस में किसी का नुकसान नहीं है, केवल एक व्यक्ति का नुकसान है, वो स्वयं आप हैं। ठीक है, तो वो ललक आपके अंदर होनी चाहिए, वो सोच आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको कोई कहे ना कि पढ़ना है, खुद आप पढ़ें। आपकी नींदें, आपका खाना, ये सब आपको अच्छा ना लगे पढ़ाई के आगे। आपको ये महसूस होने लगे कि अरे यार, खाना खाने में अभी 15 मिनट का समय खराब हो जाएगा। जिस दिन ये महसूस होने लगे, मोबाइल चलाने बगल रखो। जिस दिन आपको ये महसूस होने लगे, तो आप ये मानिएगा कि हाँ, आपके अंदर वो आग पैदा हो गई है। ठीक है, और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। एक तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, दूसरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने आप सबसे ये कहा था कि मैं कल व्यस्तता के कारण आपके साथ क्लास नहीं हो पाई है, और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं संडे को भी क्लास लूँगा। तो अभी जो स्थिति है, तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। कल कोशिश करूँगा ज़रूर कि आपके साथ इंटरेक्शन हो, लेकिन अगर कोई असुविधा होती है तो मैं पूर्व में आपको सूचित कर दूँगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।